Hello, class 10th. Welcome back after the vacations. Now we are going to start History Chapter 3 Nationalism in India. Nationalism means making of a nation. If we look into the history, there were no nation states. There were kingdoms, dynasties, empires, etc. और in simple words we can say there was monarch rule. किसी भी किंगडम की पहचान उसके किंग से होती है. After the monarch rule, there was imperial rule in India. Imperial rule means rule of foreigners who conquer our land with the help of military power. So, earlier there was the rule of Mughals, and then after there was the rule of Britishers. So, both these rules are called imperialism or imperial rules. After the imperialism in 1947, nation state India was formed. So, making of nation means making of new symbols, new icons, new songs, new ideas, new boundaries और मेकिंग ऑफ न्यू नेशनल आइडेंटिटी. क्योंकि पहले किंगडम था तो किंगडम की पहचान किंग से हो रही थी, इम्पीरियल रूल था तो फॉरेन रूलर से पहचान हो रही थी, और जब अपना नेशन बना तो उसमें न्यू सिंबल्स, न्यू आइकन्स और न्यू बाउंड्रीज बनाई गई. सो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इज़ वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू पेट्रियाटिज़म, क्योंकि देश वही बना सकता है दोज हु care for the nation and those who love for the nation. In India, the ideas of nationalism are related to anti-colonial movement. Means कि लोगों के माइंड में नेशन मेकिंग की बातें तब आनी शुरू हुई जब वो कॉलोनियल रूल से परेशान हो चुके थे, फेड अप हो चुके थे. एंड व्हेन दे वर डूइंग स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल मास्टर्स, दे फाउंड यूनिटी अमंग देमसेल्व्स. क्योंकि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की प्रॉब्लम्स चाहे डिफरेंट थी, लेकिन उनकी एक चीज़ कॉमन थी, दैट वाज देयर ऑप्रेसर और उनका एनिमी. देयर एनिमी वाज कॉमन, दैट वर कॉलोनियल मास्टर्स और ब्रिटिशर्स. So for all social groups, meaning of freedom was different, and Congress under Mahatma Gandhi tried to make unity among different social groups so that one big movement can be launched against the Britishers, which will be helpful to gain independence from the British rule. लेकिन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को इकट्ठा करना और एक मूवमेंट चलाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर 3 मूवमेंट्स: सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द टाइम पीरियड बिटवीन 1915 to 1935. The First World War, Khilafat and non-cooperation movement. The First World War fought between Allied and Axis power, and at that time India was under the British rule. So as Britishers were involved in the war, there was huge defense expenditure. So in order to fulfill the war needs, they increased the taxes in India, and they increased the custom duties and introduced income tax also in India. During the war years, prices also increased, doubled between 1913 to 1918. जब भी कोई वॉर काइंड कंडीशंस होती हैं या एमरजेंसी होती है, तो उस टाइम पे कंट्री में न्यू प्रोडक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जैसे आजकल आप कोरोना पीरियड में भी देख रहे हो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो इसी तरीके से उस टाइम पे भी प्राइसेस इतने ज़्यादा डबल हो गए कि लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया. और किसी को भी ये एस्टिमेट नहीं था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलेगी, 4 साल तक चलेगी. सो देयर वाज नीड ऑफ मोर सोल्जर्स. तो सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए विलेजेस में से फार्मर्स को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया, जिसकी वजह से विलेजर्स का गुस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट और ज़्यादा बढ़ गया. अब क्योंकि फार्मर्स वॉर फ्रंट पे चले गए, जिसकी वजह से क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड रिजल्टेड इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. एंड दिस सिचुएशन वाज accompanied बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. जिस तरह से अब वायरसेस, कोरोना वायरसेस स्प्रेड हो रहे हैं, उसी तरीके से उस टाइम पे भी एक डिफरेंट वायरस स्प्रेड हो रहा था, और जिसकी वजह से 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड. सो दिस कंडीशन रिजल्टेड the deaths of 12 to 13 million people. After the war, people hoped that this hardship will be over, but this did not happen. At this stage, a new leader appeared, and that was Mahatma Gandhi.
The idea of Satyagraha was introduced by Mahatma Gandhi, who returned to India in January 1915. Earlier, he went to South Africa to study law, and South Africa was the racist regime. There also, Mahatma Gandhi taught people the power of mass agitation against the injustice. Satyagraha means struggle against injustice, in which देर इज़ अ नीड टू एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ, कि अगर आप ट्रुथफुल हो, अगर आप सही हो, तो आपको फिजिकल फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ऑप्रेस कर रहा है, कोई दबा रहा है, तो उसको सच्चाई दिखाने की ज़रूरत है, सिर्फ बताने की नहीं, उसको दिखाने की ज़रूरत है। देयर शुड बी अ डायरेक्ट अपील टू द कंसाइंस और द सोल ऑफ द ऑप्रेसर। अगर उसको वो मिजरेबल कंडीशन दिखाई जाएगी, अगर उसको उसकी ऑप्रेसिवनेस दिखाई जाएगी, तो वो उस ट्रुथ को एक्सेप्ट भी कर लेगा। देयर वुड नॉट बी एनी नीड टू यूज़ द वायलेंस। So Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. So Satyagraha is also known as non-violence movement. So after the success of Satyagraha movement in South Africa, Gandhiji decided to organize Satyagraha movement in India also. First of all, in 1916, he went to Champaran in Bihar, where peasants were struggling against the oppressive plantation system. वहाँ पर ब्रिटिशर्स पीजेंट्स से ज़बरदस्ती इंडिगो ग्रो करवा रहे थे, जो उनके लिए कॉमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप था। लेकिन वहाँ के पीजेंट्स अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए राइस ग्रो करना चाहते थे, तो गांधी जी ने उनको सत्याग्रह मूवमेंट करने के लिए बोला। जब उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया, सो इट वॉज रिजल्टेड इन टू अ सक्सेसफुल मूवमेंट, एज ब्रिटिशर्स अलाउड देम टू ग्रो राइस on some part of the field. Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasants of Kheda district of Gujarat. There was plague epidemic, due to which there was a crop failure, and peasants of Kheda were unable to pay revenue or tax to the Britishers. So peasants wanted that revenue should be relaxed or exempted, but Britishers were not going to do so. So Gandhiji guided them to do the सत्याग्रह movement. और जब उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया, it was also a successful movement. Then in 1918, Mahatma Gandhi to organize a सत्याग्रह movement amongst cotton mill workers. कॉटन मिल वर्कर्स को भी बहुत ही लो वेजेस मिल रही थी और उनकी वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। दे वर अनएबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। तो जिसकी वजह से गांधी जी ने उनकी ऑप्रेस्ड कंडीशन को देखते हुए उनको भी सत्याग्रह मूवमेंट करने के लिए मोटिवेट किया, एंड दिस वाज आल्सो द सक्सेसफुल मूवमेंट. नाउ द रॉलेट एक्ट. Rowlatt Act was the law passed by the British government hurriedly against the opposition of Indian members. इंडियन मेंबर्स रॉलेट एक्ट को पास नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती इस लॉ को पास कर दिया। अब रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था कि ब्रिटिशर्स क्यों उसको पास करना चाहते थे? रॉलेट एक्ट में इट गेव द पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कि कोई भी इंडियन अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको रिप्रेस कर सकते हैं, एंड दे कैन पुट देम इनटू द प्रिजन विदाउट द ट्रायल फॉर 2 years. यानी कि 2 साल तक वो पर्सन जेल में बंद रहेगा, एंड दे आर नॉट अलाउड टू अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट और जज. तो जब गांधी जी ने या कांग्रेस ने या और इंडियंस ने इस लॉ के बारे में सुना, तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट लॉ लगा, and Gandhiji decided to launch a nationwide satyagraha movement against the Rowlatt Act. So this satyagraha movement started with Hartal on 6 April. Now rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops. Shops closed down. जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने भी कम्युनिकेशन लाइंस, रेलवे, टेलीग्राफ सब बंद कर दिया, ताकि रैलीज जो हैं वो और ज़्यादा स्प्रेड ना हो सके या स्ट्राइक जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो सके. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सत्याग्रहीज के ऊपर क्लैम्प डाउन कर दिया, यानी कि अटैक मारना शुरू कर दिया. उन लोकल लीडर्स जितने भी थे अमृतसर में,
वो सारे के सारे उन्होंने प्रिजन में डालने शुरू कर दिए। अंडर रॉलेट एक्ट कोई भी लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते थे, रैलीज ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। महात्मा गांधी को भी दिल्ली आने से रोक दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन। जब लोगों ने देखा कि पुलिस जो है वो शांत जनता के ऊपर गोलियां चला रही है, तो लोगों ने भी बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, जहाँ पर भी ब्रिटिश सिंबल्स थे वहाँ पर अटैक करने शुरू कर दिए। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, देन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। मार्शल लॉ मीन्स आर्मी रूल, मिलिट्री रूल लग गया। एंड जनरल डायर टुक दी कमांड। नॉर्मली लोकल डिस्प्यूट्स को सॉर्ट करने के लिए पुलिस होती है, लेकिन पुलिस के भी हाथ से जब बात निकल जाए या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो आर्मी को कॉल कर लिया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। और जब मार्शल लॉ इम्पोज्ड हो गया तो आर्मी जनरल जनरल डायर टुक कमांड। तो उसने सिटी की कमांड ले ली इन अमृतसर। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। उस दिन बहुत सारे लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग गवर्नमेंट की न्यू रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो पब्लिक के ऊपर विदाउट एनी रीज़न अटैक या बहुत ज़्यादा विदाउट एनी रीज़न अटैक करती जा रही थी, मारती जा रही थी। एंड अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। कुछ लोगों को जो सिटी के बाहर से आए थे उनको नहीं पता था कि अमृतसर में कर्फ्यू लगा है, मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है। दे वर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ, सो दे हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। व्हेन जनरल डायर केम टू नो दैट so many people gathered in Jallianwala Bagh, he entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds. जनरल डायर ने सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी और सारे के सारे लोग वहां पर मारे गए। And later he declared his object that his object was to create a terror among the people or to create a moral effect, कि लोगों के अंदर दहशत पैदा करना ही उसका मोटिव था। जैसे ही जलियांवाले बाग की न्यूज़ इंडिया के दूसरे शहरों में पहुंची, देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। जिस तरह से लोग बेकाबू हो रखे थे, गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा बेकाबू हो रखी थी। गवर्नमेंट ने पीसफुल सत्याग्रहीज को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उनको ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया। सत्याग्रहीज जो कि गांधी जी के अकॉर्डिंगली नॉन वायलेंट तरीके से लड़ रहे थे, उनको पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन पे नोज़ रब करवाया गया, उनकी नाक रगड़वाई गई। एंड देयर वॉज अ क्रॉलिंग ऑर्डर ऑन दी स्ट्रीट्स। क्रॉलिंग मीन्स कि वो हर गली में क्रॉल कर कर के जाएंगे और जहाँ पर भी उनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स मिलेंगे उनको वो सलाम करेंगे, सल्यूट करेंगे। एंड पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुज्जरवाल इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, वर बॉम्ब्ड। और क्योंकि लोगों को डराने के लिए कुछ विलेजेस में लोगों को फ्लॉग भी किया गया। फ्लॉग मीन्स उनको हंटर से मारा गया और कुछ विलेजेस को बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, बट दिस मूवमेंट कन्वर्टेड इनटू अ वायलेंट मूवमेंट। जब गांधी जी ने देखा कि चारों तरफ वायलेंस स्प्रेड हो गई है, देन ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। उन्होंने मूवमेंट बंद कर दिया। Rest we will do in the next video. Till then, stay home, study at home and be safe. Thank you.